अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आज शुक्र खुदा का मौसम थोड़ा सा बेहतर है और अगर आप अपने बिस्तर से निकल गए हैं संडे मॉर्निंग और कह रहे हैं कि नहीं हर हफ्ते जो है जनरल साहब आके हमें कहते हैं एक्सरसाइज करो, तो मैं एक्सरसाइज करने निकल गया और वॉक कर रहे हैं प्यारे वेदर में और आपकी सांस फूलना शुरू हो गई और आपको लग रहा है कि नहीं मैं पहले की तरह वॉक नहीं कर पा रहा, सांस भी फूल रही है, थोड़ी सी जकड़न भी हो रही है चेस्ट में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना चाहिए, संडे भी है, आप बैठिए और आप कॉल मिलाइए हमें पीटीवी के ऊपर और हम जो है इधर जनरल साहब जो है जनरल अजहर महमूद यानी जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और वो आपको इन डिटेल बताते हैं कि भाई ये जो आपकी सांस फूल रही है या जो आपको लग रहा है कि मेरे दिल के अंदर कोई इशू है वो क्यों है। आपको पता है कि लीडिंग कॉज दुनिया में डेथ का इस वक्त जो है वो हार्ट अटैक है और हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज है। पाकिस्तान में ये कितना प्रेवलेंट है, क्यों है, ऐसी क्या चीजें हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतने ज्यादा लोगों को अचानक या हार्ट अटैक हो जाता है या फालिज का अटैक हो जाता है या यंग जनरेशन में भी आजकल बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलता है कि इसकी डेथ जो है वो हार्ट से हो गई या हार्ट डिजीज से हो गई। तो इन्हीं पर सारी की सारी बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा जनरल साहब, आप ये बताइए कि अभी सब लोग उठे हैं, सुबह जो है वो सारा कुछ उन्होंने अनहेल्दी सा नाश्ता भी कर लिया होगा, अब वो वॉक पे जाते हैं या वो फील कर रहे हैं कि भाई पहले की तरह नहीं हो पा रहा और स्पेशली यंग जनरेशन ये बहुत ज्यादा फील कर रही है कि मैं पहले हाइक करता था, मैं इससे हो जाती थी, अब नहीं हो रहा, जॉग नहीं कर पा रहा, तो व्हाट इज द प्राइमरी रीजन एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट? जी जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आपको फील देखें कि आप पहले तो फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे चल रहे थे, आप वॉक भी करते थे और या काम के सिलसिले में चलते भी थे, कोई भारी चीज़ भी उठा ली तो आपको कुछ नहीं होता था, देन अचानक आपको पता चला कि आप चल रहे थे और आपके सीने में दबाव या घुटन आनी शुरू हो गई, सीने में दर्द होना शुरू हो गया और या गले तक आ गया या बाजू में दर्द आ गया और आपकी सांस रुकनी शुरू हो गई, घबराहट शुरू हो गई, तो आप रुक जाते हैं तो फिर जाके वो ठीक हो जाती है। और ये हैं जो कि हार्ट के सिम्टम्स हैं, इनको किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी कि एक जब आपको ये सिम्टम इस तरह की तकलीफ हो तो जो काम है उधर ही रोक दें और वो टाइम लें, रेस्ट करें, जब तक वो ठीक ना हो जाए तो दोबारा वो काम शुरू ना करें और कोशिश ये करें कि अपना काम जारी रखें, फिर डॉक्टरों के पास चले जाएं और उनकी मशवरा, और स्पेशली जो दिल के डॉक्टर उनके पास चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कई दफ़ा तो होता है कि बड़ा टाइम आपका ज़ाया हो जाता है कि आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं होती और फिर आप जब आपको हार्ट अटैक होता है तो फिर आप दिल के डॉक्टर के पास आते हैं। तो जब आपको इस तरह की अलामात हों और आप शुरू हो जाए तो नज़दीक तरीन जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है उसके पास चले जाएं और उनकी ओपिनियन ले लें। चंद एक सर्टन इसके टेस्ट हैं, वो टेस्ट आपको कंफर्म करते हैं कि क्या आपको दिल की बीमारी है कि नहीं है और फिर आगे अगर दिल की बीमारी है तो ज़्यादातर उसकी एग्जैक्ट नेचर के है कितनी बीमारी और कितनी नालियों में बीमारी है। सर्टन टेस्ट हैं जिसमें से एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो एक टेस्ट है जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो हमें 100% बताता है कि बीमारी है कि नहीं, अगर है तो कितनी ज़्यादा है और क्या इसका इलाज क्या होगा, क्या इसका इलाज दवाइयों से मुमकिन है कि नहीं है। अगर दवाइयों से मुमकिन नहीं है तो क्या स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और स्टेंट से भी कई दफ़ा ज़्यादा होता है कि स्टेंट नहीं डाल सकते तो बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एंजियोग्राफी से भी थोड़ा सा डर जाते हैं, एंजियोप्लास्टी से भी डर जाते हैं, लेकिन अगर वो अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लेते रहे, यानी वो डूज एंड डोंट जो उन्हें बताएं कि इस चीज़ से परहेज करना है, ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा ज़ोर का काम नहीं करना, दवाई अपनी जो है बाकायदगी से खानी है। मैं हमेशा कहता हूँ खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें, तो आपको आपकी तकलीफ़ जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और अपनी डेली रूटीन अपना काम काज जारी रख सकते हैं। और फिर अगर कहीं दवाइयों के बावजूद आपको तकलीफ हो तो फिर आप स्टेंटिंग या बाईपास की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी तो कहा जाता है कि अगर आपको बड़ी उम्र में हार्ट अटैक होता है तो आपके इतने कोलैटरल्स बने होते हैं कि आप उसको सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन जो यंग एज में हार्ट अटैक होता है उसमें वो इमीडिएट एक्शन से खुदा न खास्ता वो फेटल भी हो जाता है। तो ये जो इतनी ज़्यादा यंग डेथ्स आजकल हो रही हैं, इसका प्राइमरी रीज़न क्या है? क्या उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या बहुत ज़्यादा आजकल जो स्मोकिंग, वेपिंग है या पोस्ट कोविड है, इसकी क्या वजूहात है? और इन यंग लोगों को स्पेशली कौन सा जाके अपने लिए प्रिकॉशन या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए? लेकिन यंग एज ऐसी होती है जहाँ पे बंदा बहुत खाने पीने को दिल करता है और हर चीज़ की खाने को दिल करता है, जंक भी और बाकी भी। लेकिन यंग में ये होता है कि अगर वो एक्सरसाइज अपनी जारी रखें और उनकी रेगुलर एक्सरसाइज हो, किसी ने जिम ज्वाइन किया हो, किसी खास स्पोर्ट्स में कोई इन्वॉल्व है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल वगैरह है या बैडमिंटन है, इस तरह की चीज़ें हैं, या इवन एथलेटिक्स है, भागता है, दौड़ता है, जॉगिंग करता है, फिर तो चीज़ें ठीक रहती हैं। ये फिर ये कोलेट्रल्स भी आप जो कह रही हैं बनते रहते हैं और कई दफ़ा वो क्लॉट नहीं होता। ये है
कि ये ज़रूरी नहीं होता कि नाली 100% बंद हो तो फिर हार्ट अटैक हो। यंग एज में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके वालदैन बहन भाई किसी को दिल की बीमारी है, तो चांसेस है कि आपको भी होगी। और आप उसी वक्त अपनी खुराक पे भी काबू कर लें, अपनी वर्जिश ठीक रखें। और कई दफ़ा नाली सिर्फ 30-40% बंद होती है और आप ओवर एग्जर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर लगा लेते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खा देते हैं जिसमें चर्बी और चिकनाई ज़्यादा होती है, जैसे निहारी हो गई, पाए हो गए, पराठे हो गए, अंडे हो गए, खाए जा रहे हैं हाँ, बस और सोए बीच जा रहे में हैं गैप उसके नहीं आ रहा और बीच में गैप नहीं आ रहा, तो वो जो आपका ब्लड है वो सफूफ बन जाता है, उसमें इतनी फाइन फैट अंदर चली जाती है कि ब्लड का नालियों में से गुजरना मुश्किल हो जाता है, वो इतने स्लो हो जाता है। और जब स्लो होता है पीछे क्लाट बनने शुरू हो जाते हैं और वो नाली बंद करके हार्ट अटैक कर देते हैं। पहले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? डॉक्टर साहब मैं नसीम बात कर रही हूँ सहीवाल से। जी क्या पूछेंगे आप जनरल साहब से? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मेरी एज 38 इयर्स है और मुझे अकलीजा कार्डिया हो गया था 2 साल पहले। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, तो उसकी फिर मैंने सर्जरी करवाई जनरल हॉस्पिटल से, यानी स्टमक का स्फिंक्टर ब्लॉक हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद से मैं पैदल इतना चल नहीं सकती। पहले तो मैं इतना पैदल चल रही थी, लेकिन जब थोड़ा सा ही चलती तो मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है। मेरी टांग और बाजू में वो पहले जैसी ना ये ताकत नहीं रही जैसे मैं पहले चलती थी, और कोई वजन भी सही तरह से मैं नहीं उठा पाती। अच्छा, अभी आपकी क्या उम्र कितनी है, वजन कितना है और कौन सी मेडिसिन ले रही हैं? मेरी 38 इयर्स है। हाँ। मेरी एज, और मेरा वेट 52 kg है और मेरी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है। ठीक है, और मुझे जो उन्होंने सजेस्ट की है ये मेडिसिन, ये मेप्राजोल खा रही हूँ मैदे की। हाँ जी। नहीं, मेप्राजोल के बाद क्या बोला आपने? मेप्राजोल खा रही हूँ। नहीं सिर्फ, अच्छा सिर्फ वही खा रही है, हार्ट की कोई मेडिसिन नहीं खा रही? नहीं, हार्ट की नहीं कोई खा रही। चले चले, थैंक यू। आप आंसर सुनिए। जी डॉक्टर, अभी हार्ट की पता नहीं क्यों नहीं खा रही, बट नहीं इस पे बेसिकली इनका जो था वो अकलीजा कार्डिया था, उनका उन्होंने ऑपरेशन करवाया, सो एक रुकावट थी वो ठीक हो गई। और उसमें से कई दफ़ा आती है कि इनको बाकी कार्डियक एवेल्युएशन जरूर करवानी चाहिए। हाँ, इनकी अपनी एको वगैरह करवा लें और लिपिड प्रोफाइल, अपने ब्लड के टेस्ट करवा लें। और आई एम श्योर कि जब सर्जरी हुई होगी तो शुगर और किडनी के टेस्ट तो हुए होंगे, ब्लड सीपी हुई होगी। और कई दफ़ा होता ही है कि हीमोग्लोबिन कम हो तब भी आप थक जाते हैं जल्दी और सांस आपकी फूलनी शुरू हो जाती है। तो ये अपना लिपिड प्रोफाइल एको वगैरह करवा के तो एक ETT ज़रूर करवा लें। कई दफ़ा होता ही है कि आपका उसके बाद वो जो है सर्कुलेशन नहीं उसमें रिफ्लक्स, हाँ रिफ्लक्स जो है वो शुरू होता है। उस रिफ्लक्स की वजह से आपको इस तरह के सिम्टम्स, यानी कि वो जो मैदे के कंटेंट हैं या एसिड है या वो पानी है, वो सांस की नाली में आना शुरू हो जाता है। उसके लिए तो वो ओमेप्राजोल खा रही है। तो नहीं वो खा रही हैं, लेकिन वो अगर आ जाता है तो यही सिम्टम देता है जो इनको सिम्टम्स हो रहे हैं। तो उसमें होता ही है कि आप सोने से बहुत पहले आप खाना खा लें, 2-3 घंटे 4 घंटे पहले खा लें, और रात को जब सोएं तो सर को जरा ऊंचा करके सोएं, तो एटलीस्ट वो जो वाटर प्रेशर या जो रिफ्लक्स है वो कम हो जाती है और उससे आपकी तबीयत ठीक होती है। लेकिन उसके ये इन्होंने नहीं बताया इनकी फैमिली में हार्ट वाला इशू है कि फैमिली मीन्स के वालदैन बहन भाई किसी को है कि नहीं है। अगर है तो फिर चांसेस होते हैं इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इनको एक दफ़ा अपनी वैल्यूएशन कराई, लगता यही है कि इनके जो सिम्टम्स हैं ये इनके जो यही मैदे वाला जो प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मिसेस फ़हीम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या पूछेंगी आज आप जनरल साहब से? जी जनरल साहब से पूछते हैं। एक तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। मैं देखती हूँ कि हर जगह आर्मी हेल्प करती है, घर बैठे भी आप जब रिटायरमेंट के बाद भी हमारी हेल्प करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दुआएं निकलती हैं। शुक्रिया बहुत। सर मैंने पूछना था, मैंने कहा चेस्ट में अगर पेन होती है हार्ट पेशेंट को, तो वो एकदम से कभी उसको फ्रूट चाट क्या फूल चाट दे देते हैं या 7 अप पिला देते हैं कि गैस है, तो क्या ये ठीक है, बेहतर है या नहीं? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया। उम्र भी बता दीजिए अपनी, और आप हार्ट पेशेंट हैं वैसे? जी अच्छा, हार्ट पेशेंट भी है। 64 है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बड़ा इन्होंने रेलेवेंट सवाल पूछा। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन है कि भाई सीने में जलन हो रही है या दर्द हो रही है, और अगर हार्ट पेशेंट भी है, ब्लड प्रेशर भी है और अचानक उसे होती है तो वो कहते हैं फ़ौरन इसको जो है ना वो 7 अप पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। देखिए आपके जो गैस जब होती है, जलन होती है, कई दफ़ा तो मैदे की वजह से होती है और आपने उसी हिसाब से इलाज करना होता है। लेकिन कई दफ़ा हार्ट अटैक हो रहा होता है, ये हार्ट का एक सिम्टम है कि मैदे में जलन होना, घबराहट होना, पसीना आना या मतली होना, ये जो है हार्ट के सिम्टम्स है और कई दफ़ा आप इसे इग्नोर करते हैं।
आपके सीने की जलन, मतली और घबराहट जब होती है तो ये समझे कि हो सकता है कि हार्ट का इशू हो। जैसे एक हम कहते हैं इन्फीरियर एमआई कहते हैं, या राइट कॉर्नरी आर्टरी या सर्कमफ्लेक्स बंद हो, आर्टरी बंद हो, तो उसमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए ठीक है, घर में इनो पड़ा हुआ है या कोई एंटासिड पड़ा हुआ है, शरबत पड़ा हुआ है मैदे का, तो आप पी लें, देखें उससे रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। वो मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन हार्ट वाले को रूल आउट करना बड़ा जरूरी है। और अगर ये लंबा हो जाए और ना ठीक हो रहा तो इसका मतलब आपको बार बार हो रहा है, तो ये इसका मतलब हार्ट अटैक हो रहा है। फौरन डॉक्टर जो है हार्ट वाले उनके पास पहुंचे, ईसीजी और बाकी सारे टेस्ट करवा लें। और कई दफ़ा टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं और उस पर आप बिल्कुल तसल्ली से बैठ ना जाएं, क्योंकि हो सकता है वो आपको हार्ट अटैक हो रहा है और रात को 2 बजे जगा दे और फिर आपको अस्पताल लेके जाए। इसलिए सोने से पहले उसका बंदोबस्त करके फिर सोए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमेशा एक बड़ी ज़बरदस्त इमरजेंसी किट का बताते हैं, तो जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं जो हार्ट पेशेंट्स हैं या फैमिली में भी है या ब्लड प्रेशर भी है, तो वो जो ये किट रखनी है ताकि जैसे ही उनको सीने में जकड़न हो, ठंडे पसीने हो, दर्द होना शुरू हो जाए, सांस पूरी, तो वो जो किट को फिर से मेंशन कर दें प्लीज़। जी, वो किट बड़ी ज़रूरी है। देखिए जिस घर में भी दिल का मरीज होगा उनके पास जुबान नीचे रखने वाली एक एंजिसिड, ANGISED एंजिसिड गोली है जो आप जुबान के नीचे रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी दिल की नाली खुल जाती है। अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत स्पैज़म होता है तो आपको जो पेन हो रहा होता है वो खुलने से वो ठीक हो जाता है। और कई दफ़ा उसके साथ जब दिल की नाली खुलती है तो सर की नालियां भी खुल जाती हैं, तो आपको हल्का सा हेडेक होता है। तो वो हेडेक नॉर्मल है, उसमें आपने परेशान नहीं होना। दूसरा, डिस्प्रिन की गोली जरूर होनी चाहिए। डिस्प्रिन की जो गोली है जब हो तो वो चबा के खा जाए, क्योंकि वो जल्दी हल हो जाती है, खून में जल्दी चली जाती है, उसका असर जल्दी शुरू हो जाता है। या सॉल्युबल एस्प्रिन हो तो सॉल्युबल एस्प्रिन पानी में डाल के ग्लास में डाल के वो पी ले, तो उससे फौरन अगर कोई क्लॉट है तो कई दफ़ा वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है। वो खून का लोथरा जिसने नाली बंद की होती है वो पिघल जाता है और आपकी नाली खुल जाती है, आप हार्ट अटैक से बच जाते हैं। तीसरा होता है पैच, जो कि आजकल पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। और वो पैच होता है कि एक प्लास्टर टाइप होता है, वो आपने सीने में बाईं तरफ लगाना होता है और उसमें मेडिसिन होती है, यही एंजिसिड तरह की मेडिसिन होती है। और वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होकर खून में जाती है और नाली को जाकर दिल की नाली को खोलती है और एक किस्म का ड्रिप का काम करती है। आपकी जो अटैक है उसको थोड़ा या तो कम कर देती है और आपकी तकलीफ को भी कम कर देती है। और वो जो टाइम आपका ज़ाया होता है घर से अस्पताल तक पहुंचने में, उसमें आपका ट्रीटमेंट घर से ही शुरू हो जाता है। और कई दफ़ा आप जब अस्पताल पहुंचते हैं तो आपकी तकलीफ जो है वो ठीक हो चुकी होती है। तो वो काफ़ी हेल्प कर। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एंजिसिड, डिस्प्रिन और तीसरा पैच। पैच अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, ये दोनों चीजें अपने पास रख ले। मेरा ये था कि मैं एक इसकी करके इमरजेंसी किट्स हर जगह पे रखवा दें। इसमें अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा आपका शूट अप कर गया है तो क्या इमरजेंसी मेडिकेशन में ब्लड प्रेशर लोअरिंग भी कोई गोली होनी चाहिए जो वो रख लें? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मेजर किया, वो वैसे भी ब्लड प्रेशर के मरीज हो और अचानक जो है उनका ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया, बहुत ही ज्यादा 200 तक जा रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए उसमें से दो, अभी पहले तो हमारे पास वो एक एडेलेट कैप्सूल होता था, फिर नेफिडल कैप्सूल था और उस कैप्सूल में पानी होता था, उसको दांत से काट के उसका पानी निकाल के आप जुबान के नीचे रखते थे। 10-15 मिनट में ब्लड प्रेशर का असर होता था तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता था। लेकिन आजकल वो कैप्सूल वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो है वो कैपेटिन जो टैबलेट है वो होती है, वो टैबलेट जो आधी टैबलेट आप जुबान के नीचे रख ले और 15-20 मिनट के बाद दोबारा चेक कर लें, तो या आधी या पूरी टैबलेट आप रख लें। अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मली मैं कहता हूँ कि आप उस वक्त ये जुबान के नीचे रखें कैपेटिन जो है तब रखें जब आपका ब्लड प्रेशर 190/10 तक या इससे ऊपर हो। इससे नीचे हो तो फिर इमरजेंसी को नहीं, फिर आप सिर्फ रिलैक्स कर जाएं, जो नॉर्मल आपकी मेडिसिन ले रहे हैं वो आप ले लें, एक और डोज उसकी ले लें, तो उससे वो सेटल हो जाता है। इमरजेंसी होती है जब ज़्यादा ऊपर चला जाए और फिर कई दफ़ा उससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, आंखों में कई दफ़ा ब्लड आ जाता है और जो ब्लीडिंग हो जाती है आंखों में और आपकी वीन चली जाती है। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लड प्रेशर का वो मरीज़ जो अपनी दवाई बाकायदगी से खाता है और खुराक में एहतियात क्या है, नमक ना खाए। जहां आपके खाने में नमक, आपने बाजारी खाना खाया, आपने शादी का खाना खाया, मर्ग वाला खाना खाया, देगी खाना खाया, घर के अलावा जगह खाना खाया और उसमें नमक ज्यादा हुआ तो फिर आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा। इसलिए जहां नमक किसी खाने में ज्यादा हो वहीं पे आप रोक दें। अगर कहीं आपको मजबूरी में बाहर खाना ही पड़ा है तो वो खाना ना खाएं, उससे बेहतर है कि फ्रूट वगैरह खा ले, खाना ना खाएं और सालन ना खाएं जिसमें नमक ज़्यादा, क्योंकि नमक का बड़ा इफेक्ट होता है। नमक में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप ब्लड प्रेशर की गोली या टैबलेट या कैप्सूल कभी ना भूलें, बाकायदगी से अपने टाइम पे बोलें।
बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात कि लोग जब जाते हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें हार्ट अटैक हो गया, फिर जब गए उनके टेस्ट हुए, कार्डियक एंजाइम्स हुए, और फिर डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आप एंजियोग्राफी कर लें। चलिए पहले कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ खुशाब से। जी, क्या कहेंगे आप नूर साहब? मुझे जनरल साहब से ये गुजारिश करनी है जी कि मुझे स्टेंट पड़े हुए हैं ना 2017 और 18 में। जी तो अभी मुझे 2 बजे पहले पड़े थे, मुझे हार्ट अटैक हुआ था। एक मुझे बाद 2017 में पड़ा, 18 में पड़ा है। जी तो अभी मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। मेरी अभी जबान खुश्क हो जाती है जब मैं सुबह की नमाज पढ़ के तलावत कलाम पाक करता हूँ, जबान बिल्कुल खुश्क हो जाती है। थोड़ी देर, कभी कभी, ऐसे नहीं कि डेली, कभी कभी हो जाती है। फिर पानी घूस पीता हूँ तो तब जाकर वो दोबारा चलती है। ठीक। और दूसरी मुझे कब्ज भी हादसा है, इंतहाल है कब्ज की। दूसरा मैं पेशेंट फेफड़े का भी हूँ। मुझे वो जो कोमियर कैप्सूल और वो दूसरे कैप्सूल टेंगुएर के नाम है, उम्र भी वो मैं बता। खींचता हूँ। जो जनरल उसका नसीम अमजद के क्या नाम था जनरल साहब का, ठीक है, उन्होंने तजवीज़, वो मैं रेगुलर ले रहा हूँ। अभी मुझे यही मसला है कि जोड़ों में मेरे में दर्द रहता है। अक्सर चलने फिरने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चल नहीं सकता। थोड़ा सा चलूँ ना तो किसी सहारे से तो मुझे सांस चल जाता है। ठीक है। उम्र अपनी बताइए। मेरी उम्र अब 72 ईयर जी, है। अब आप डायबिटिक भी हैं, शुगर है? नहीं, शुगर नहीं है मुझे। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर मेरा 70-90-70-100 रहता है। चलिए, दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन इनकी सांस भी फूल जाती है, दवाइयाँ ले रहा हूँ, लो प्लेट ले रहा और हूँ, मुंह भी खुश्क टेम्परेचर 75, लोप्रेक्स सिगरेट और एक सरियब है गोली। ठीक है। सिगरेट तो नहीं पीते आप? नहीं, सिगरेट नहीं भी, पहले पीता था जब हार्ट अटैक हुआ। अच्छा, उस आखिरी वक्त से दफा पहले कब पीते चेक थे। करवाया था? आखिरी दफा आप कब गए थे डॉक्टर के पास, हार्ट के डॉक्टर के पास? हाँ, मैं किया था तकरीबन 4 माह हो गए हैं। 7-1 माह? AFIC गया था। अच्छा, AFIC। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 7-1 माह पहले गए थे, स्टेंट भी लग चुका है, हार्ट अटैक भी हो चुका है, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन इनका मुंह खुश्क होता है नंबर 1, और नंबर 2 इनकी सांस फूल जाती है और पट्टों में दर्द भी रहता है। जी आई थिंक उनके बताया था कि 2017 और 18 में इन्हें स्टेंट डले थे और 7-8 साल हो गए। उसमें बड़ा ये जो सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं कि तलावत करते हुए ज़ुबान खुश्क हो जाती है, तो वो इस एज में हो जाती है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, अगर उन्हें तलावत करते हुए सीने पे दबाव आ जाता है, गले में दबाव आ जाता है, जबड़े में कोई दर्द हो जाता है, बाजुओं में दर्द हो जाता है, तो फिर ये हार्ट से रिलेटेड है। ज़बान का खुश्क होना वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, उससे बेहतर यही है कि वो कई दफ़ा मुंह में लुआब कम हो जाता है, तो आपको बोलते भी हैं, आप तलावत करते हैं, ऊँची आवाज़ में तलावत करते हैं, एक्सर्शन से ज़ुबान खुश्क हो जाती है, तो वो पानी पी लेना जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। सांस फूलना जो है नॉर्मली, अगर आप तो एक्सरसाइज, जिसको आदत है ना सुबह उठ के आधा घंटा चलने की, उसकी सांस नहीं फूलती। अच्छा। हाँ, वो कहे जी कि मैं रोज़ाना आधा घंटा चलता हूँ, पहले सांस नहीं फूलती थी, अब फूलनी शुरू हो गई है, तो फिर इसका मतलब कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, या नालियाँ बंद हो गई, या हार्ट का कोई इशू है। फिर अपने टेस्ट जो है वो करवाने बहुत ज़रूरी है। इनको 4 महीने हो गए हैं दिखाए हुए, कार्डियोलॉजिस्ट को चाहिए कि अपने ब्लड टेस्ट करवाएं। कई दफ़ा शुगर ज़्यादा हो जाती है, ECG में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, एको आपको करना पड़ता है कि कहीं हार्ट कमज़ोर तो नहीं हो गया, उसकी वजह से सांस तो नहीं फूल रहा, और कई दफ़ा लंग्स का कोई इशू होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से सांस फूलता है। लेकिन चेकअप बहुत ज़रूरी है। ऐसा इनके सिम्टम जो उन्होंने बताए हैं वो ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो अभी एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम की तरफ जो है इंडिकेट करते हो, लेकिन इनका अब चेकअप करवाना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम, बताइए। मैं डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ 2012 में हार्ट अटैक हुआ था जी। प्रधान CMH और पेशावर CMH और फिर FIC में मुझे भेजा गया, तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन लिखा था। जी। तो ऑपरेशन भी मैंने नहीं किया, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। उन्होंने कुछ 5 दवाइयाँ मुझे लिखी थी, तो वो कोई 10 साल तक मैंने उसको इस्तेमाल किया है। जी। तो कोई 2 साल हो गया मैंने छोड़ा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे ये डिस्प्लिन है सीरिया के बीच ये मुझे उन्होंने बंद करवा दिया था। ओके, अभी आपको क्या हो रहा है? और ये है कि मुझे चेकअप में जब जाता हूँ तो बस ये कंधों पर वजन आता है जी। जी। और आप लास्ट टाइम कब गए थे डॉक्टर के पास?
2 साल पहले दवाई बंद कर। जी, दवाई भी बंद कर दी, ऑपरेशन भी। कंधों पर वजन आ जाते हैं, सांस फूल जाते हैं जी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मेरा 70 साल है जी। और ब्लड प्रेशर और शुगर? और कोई मसला मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे सांस पूरा ये कंधों पर बहुत वजन पड़ अच्छा, जाता मुझे है जी। बताइए, आपने ऑपरेशन भी नहीं कराया और आपने खुद से दवा भी बंद कर दी, आपने क्यों किया? बस मैडम मुझे ज्यादातर वो हो गया कि दवाइयाँ कर बस दिल वैसे वो हो गया, लेकिन मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ कि ये डिस्प्रिन में इस्तेमाल करूँ या न करूँ। अच्छा चले, ऐसे आपके पास गाड़ी है? गाड़ी नहीं है जी, मैं पैदल चलता रहता अच्छा, हूँ। बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर गाड़ी हो तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, उसी तरह हार्ट का मसला हो तो दवा भी खानी होती है। जी डॉक्टर साहब इनको बताएं। जी जी, आई थिंक इन्हें हार्ट अटैक हुआ था जी, और फिर उन्होंने नहीं कराई। फिर उन्होंने ना उस वक्त कोई टेस्ट करवाया ना एंजियोग्राफी करवाई, और फिर दवा जो खा रहे थे वो दवा भी बंद कर दी, और फिर डॉक्टर के पास भी नहीं गए, बाकायदगी से दिखाया भी नहीं है। और अब इन्हें दोबारा हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, जो उनको कंधे खिंच जाते हैं, सीने पे दबाव जाता है, सांस फूल जाती है, दवाई भी नहीं ले रहे। तो ये डिस्प्रिन तो ज़रूर खाएं, आधी गोली खाएं, लेकिन फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हो सकता है दूसरा हार्ट अटैक आ रहा हो। बिल्कुल। और दूसरा हार्ट अटैक अगर आ रहा हो तो दूसरा हुआ तो दिल बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, और फिर उसमें फॉलेज भी हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है, दिल बंद भी हो सकता है। तो और इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर वालोजिस्ट पे, जो उनका अपने शहर का जो है अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट, उसके पास चले जाएं, और वो आगे जैसे दवाइयाँ लिख के दें, इनको नुस्खा लिख के दें, और जो आगे इन्हें तजवीज़ करें कि आपने ये टेस्ट करवाने और एंजियोग्राफी ज़रूर करवा लें, ताकि पता चले कितनी नालियाँ बंद हैं, उनमें से किसी नाली को खोलना तो नहीं पड़ेगा, स्टेंट नहीं डालना पड़ेगा, या फिर स्टेंट नहीं है तो कहीं आगे ऑपरेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ सकती। ये सारी चीज़ें उस पर पता चलेंगी टेस्ट पे। तो इसलिए इन्हें चाहिए सबसे पहले डॉक्टर के पास अपनी दवाइयाँ शुरू करें। अच्छा, ये क्या साइकी है डॉक्टर साहब, क्यों ये इस तरह से करते हैं कि अगर उनको बता दिया है कि ऑपरेशन कराना है तो एक तो ऑपरेशन से क्यों घबराना है? अब तो वो बहुत जगहों पे मेरा ख्याल है फ्री ऑफ चार्ज भी हो रहा है, तो पैसों का भी मसला है। और दूसरा, ये दवाइयों का ये क्यों सोचते हैं कि ये दवाइयाँ जो हैं ये शायद कोई हमें हार्म कर देंगी, बजाय इसको समझने के कि ये दवाइयाँ ना लेना इनको हमेशा के लिए हार्म कर देगा, और बाकी सारी चीज़ों में भी तो हम कुछ डालते हैं तो ये वो चलती है। तो व्हाई इज दिस कॉन्सेप्ट लाइक दिस? यहाँ पे जो है ना, वो डॉक्टर से ज़्यादा हमसाये का या दोस्तों का मशवरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि दवाइयाँ खा रहे हो कहीं तुम्हारे गुर्दों पे असर ना हो, कहीं तुम्हारे जिगर पे असर ना हो। हालांकि ये सारी की सारी दवाइयाँ सेफ दवाइयाँ, यानी इनका कोई गुर्दों पे और जिगर पे असर नहीं होता। जब आपको हम दवाई लिख के देते हैं एक मरीज़ को कि आपने दवाई सालों के हिसाब से खानी है या सारी उम्र खानी है, तो इसका मतलब है ये सेफ दवाई है, और इस पर आपके गुर्दे पे या दिल पे किसी चीज़ पे असर नहीं होगा, नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा पहुँचाएंगे, और नहीं खाएंगे तो नुकसान होगा। ये साइकी जो है बहुत ज़्यादा। दूसरा ये होता है कि जी कि क्या एक तो अफोर्डेबिलिटी वाला इशू है, अगर लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, मजदूरी करते हैं, दवाइयों में से उनका बजट चला जाता है, तो फिर वो उस पर वो उसकी वजह से रुक जाते हैं और दवाई नहीं लेते। लेकिन आजकल जो दवाइयाँ हैं उनकी जो प्राइस है, कुछ दवाइयों का नुस्खा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1 से 2 हज़ार से ऊपर का नुस्खा नहीं है महीने का, अगर बशर्ते कि आप अपने डॉक्टर को ये बता दें कि मैं जी इतना बजट जो है वो अफोर्ड कर सकता हूँ, इतने पैसे मैं निकाल सकता हूँ महीने के दवाई के लिए, मुझे बताएं, मुझे वो वाला नुस्खा लिख के दें जो मेरी बजट में आता है। तो डॉक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता होता है किस कंपनी की सस्ती और अच्छी दवाई है, वो साथ लिख देते हैं, और आपके बजट के हिसाब से फिट किए कि ये ब्लड प्रेशर की, ये दिल की, ये हार्ट फेलियर वाली दवाई है, और उसी हिसाब से उस पर उस नुस्खे को जारी रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर कौन है हमारे साथ और वो कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मैं बात कर रहा हूँ गुजरांवाला रावली कैंट से। जी, यूसुफ नाम है मेरा, मोहम्मद यूसुफ। जी जी, पूछिए। तो मेरा ना हाँ सन 2017 में एंड पे जो है ना 11वें महीने की 1 तारीख को मेरा बाईपास हुआ था। अच्छा। पंजाब कड़ियालों से लाहौर से। ठीक है। तो अभी जो है ना मुझे ये तकलीफ है कि 2 स्टंट जो है ना वो मेरे लीक हो गए हैं। वो कह रहे हैं आपकी 2 शरीयानें जो है ना वो लीक हो गई हैं। अच्छा। मेडिकल कम्प्लेक्स वालों ने बताया था कि आपकी कमजोर है। फिर मैं वजीराबाद गया हूँ, वजीराबाद वालों ने बताया कि नहीं आपकी 2 शरीयानें लीक हो गई है। अगर अभी जो है ना वो दवाई वगैरह दे के टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन इसका हल नहीं बता रहे। अच्छा। स्टन डलेंगे या नहीं डलेंगे। ठीक है। और मेरा जो बाया कंधा है ना, बाएं कंधे दिल वाली तरफ से ऊपर से जो है ना दर्द शुरू होती है और दिल के अंदर जो है ना दर्द आती है। और उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी जो है ना वो है 57। 67? 57 साल हो गई है।
अच्छा 57 साल 57 आपकी उम्र है, ठीक है। और आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है? ब्लड प्रेशर, शुगर मुझे है, तकरीबन 15 साल से शुगर है, मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ। दवाइयाँ ले रहे हैं आप सारी? जी दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ दवाइयाँ मुकम्मल नहीं है हॉस्पिटल से मेरी। मैं थोड़ा सा ना हालाती बहरान में जो है ना थोड़ा सा गुजर रहा हूँ। 13 साल हो गया मेरा किराए पे जो है ना मकान है। तो मैं पहले लकड़ी का काम करता था, वो लकड़ी का काम जो है वो फिर जाहिर है जब बाईपास हो गया तो फिर डॉक्टर हजरात कहने लगे कि आपने लकड़ी का काम नहीं करना। चलें ठीक है, चलिए आप आंसर जरूर सुनिए। तो इसका जो है ना मुझे हल बताए जरा, आपकी मेहरबानी। बोल रहे हैं ना बाईं तरफ उनको बहुत ज्यादा पेन होती है, जो पीछे की तरफ। हाँ जी, आपकी सांस भी फूलती है आपको? सांस फूलती है? सांस फूलती है और टांगे जो है ना बहुत ज्यादा दर्द करनी शुरू हो जाती हैं। सीने में दर्द सीढ़ियों में चढ़ नहीं सकता। सीने में दर्द होता है? सीने में जकड़न होती है जब सांस फूलती है? हाँ होती है, बहुत ज्यादा होती है, सीने में बहुत ज्यादा जकड़न होती है और पीछे की और दर्द होती है बहुत ज्यादा, ठीक से उठती है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डायबिटिक भी हैं, इनको बाईपास भी हुआ है, लेकिन अभी भी इनको ये सारी तकलीफें हैं। और देखिए बहुत सारे इन्होंने कब बताया कि 2 साल 2017। हाँ 2017 में बाईपास हुआ। बिल्कुल। उसमें उन्होंने कोई टेस्ट किया और उन्होंने कहा जो कुछ चीज़ें लीक कर रही हैं। नहीं, बाद में लीक करी, बाईपास हो गया। अब वो कह रहे हैं कि कुछ अरसा पहले से उन्होंने कहा कि 2 शरियाने जो हैं आपकी वो लीक कर रही हैं। और फिर मोस्ट प्रॉब्ली वाल्व होंगे, शरियाने लीक नहीं करती, तो वो वाल्व लीक कर रहे होंगे और थोड़े लीक कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या करना। उन्होंने कहा दवाइयाँ ही जारी रखनी है, आपने इलाज ही जारी रखना है। तो इसमें से होता ये है कि कई दफ़ा मरीज़ के साथ कम्युनिकेशन जब नहीं होती, ये जो इतने सवाल इनके, अगर इनका डॉक्टर ही उधर जवाब दे देता ओपीडी में तो शायद ये हमसे ये सवाल ना करते। देखिए बाईपास जब होता है तो आपको सीना क्योंकि कटा हुआ होता है और 3 महीने के बाद सारा जुड़ जाता है, तो कई दफ़ा दाएं बाएं हिलने फिलने से उसमें दर्द होते रहते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं। उससे हार्ट का, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बाईपास बंद हो गए या नालियाँ बंद हो गई हैं। और कई दफ़ा आप जैसे इन्होंने कहा जी कि मैंने तो बाईपास किया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? भाई बाईपास आपका करते हैं, स्टेंट आपको डालते हैं, आप 100% फिट हो और अपना रोजमर्रा का काम शुरू करें, अपनी रोजी कमाएं। बिल्कुल। ये कभी नहीं होता कि बाईपास बंद करके स्टैंड बंद कर डलवा के तो आप आराम से घर बैठ जाए। घर वालों को भी तंग करे और नौकरी भी ना करे। ये वाली चीज जो है कि बहुत सारे मरीजों में ये चीज देखी है, क्यों है? वो हमारे छोड़ देते हैं और कहते हैं जी कि मैं तो अब बीमार हो गया। ये बहुत सारे एक एटीट्यूड है जो कि जिसको बदलने की जरूरत है। देखें हम जब इलाज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम आपको फिट कर रहे हैं, हम आपको 100% फिट कर रहे हैं। जाएं अपनी रोजी कमाएं और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करें और घर को लुक आफ्टर करें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी करें, या जैसे लकड़ियों का काम कर रहे थे तो करते रहते। यानी बाईपास के बाद 3 महीने तक आपने एहतियात करनी थी, 3 महीने के बाद दोबारा वो काम शुरू कर देते। ये चीजें जो है ना आपको मरीज ना होते हुए मरीज बना देते। आप होते नहीं, मर्ज नहीं होती, लेकिन आप ज़हनी तौर पर मरीज बन जाते हैं और फिर उसमें से निकलते नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये बड़ा जरूरी होता है। इन मरीजों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। इन ऐसे मरीजों को जिनको उसमें नेगेटिविटी में चले जाते हैं, उनके लिए एक साइकोथेरेपी होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। इन सबको इकट्ठा करें, इनकी एक क्लास करें और उस क्लास में इन्हें बताएं कि आप फिट हैं और आप ज़हनी तौर पे इसमें से निकलें और अपना नॉर्मल जो काम काज उसे करें। जितना आप नॉर्मल रूटीन में आएंगे उतनी आप फिट होंगे, ज़हनी तौर पर भी फिट होंगे और जिस्मानी तौर पर भी फिट होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बेचारी फैमिली बड़ी तंग होती है ऐसे मरीजों से। इसलिए तंग होती है कि एक बंदा जो था वो खुद भी ज़हनी मरीज, घर में भी परेशानी उसने डाली है, रोजी कमा के लाता नहीं है, घर वाले भी भूखे मर रहे हैं। आपको जो हम इलाज करते हैं उस इलाज का मकसद होता है आपको फिट करके दोबारा काम पे लगाए। तो कई दफा बीमारी नहीं होती, ये फिट होते हैं। यानी बाईपास हुआ, फिट हुआ और एक इनका टेस्ट कहीं हुआ, किसी ने वही रिपोर्ट में जिक्र कर दिया कि आपका एक वाल्व लीक कर रहा है, तो उस वाल्व लीक इतना थोड़ा लीक करता है कि एक किस्म का नॉर्मल होता है, आपको उससे कुछ नहीं होता, ना कोई मसला होता है। इसलिए वो डॉक्टर्स जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी और जिन्होंने इस मरीज को देखा, उनका फर्ज बनता है इस मरीज को पूरे तरीके से साइकोथेरेपी करे, इसे एजुकेट करें। भाई आपका मसला वैसे ठीक है, आप वैसे फिट हो, ये थोड़ी सी तो आपके टेस्टों में हल्की सी खराबी है, जिसका मतलब कुछ नहीं है, आप नामुल हो। तो ये जो है अपनी ज़हनी तौर पे नामुल हो गए ये सारा सिलसिला करें। लेकिन इनका पेशेंट का एटीट्यूड भी बड़ा है कि हम एक दफ़ा बीमार हो गए तो घर बैठ, 40 साल उम्र है, रिटायरमेंट लेके घर बैठ के, 50 साल उम्र है, अभी नौकरी रहती है, घर बैठ के घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया। ये बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये आप देखें कि अपने आप को जितना आप मसरूफ रखेंगे ज़िंदगी में, जॉब करते रहेंगे, इतनी आपकी बीमारियां कम होगी और ज़हनी तौर पर आपको दबाव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए। डॉक्टर साहब मोहम्मद फैसल बट सियालकोट तो गल कर रहा जी।
मैं डायबिटी हाँ ते ब्लड प्रेशर का मरीज भी हाँ। 51 मेरी एज है। ठीक है। ते ए दिल दियां बीमारियां तो अगों मजीद कॉम्प्लिकेशन तो बचने वास्ते डॉक्टर साहब को सवाल है कि कोई बेहतरी दस दिन सारे वास्ते। खाने के लिए जी सर, खाने दी तो वैसे ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ क्योंकि ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਡਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ओके जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपका सवाल था, वो यही एहतियाती तदाबीर पूछ बहुत रहे अच्छा सवाल था। ये इनका सवाल था कि मैं शुगर का भी मरीज हूँ और ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ और अभी कोई दिल की तकलीफ नहीं हुई, तो क्या बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें से सबसे बड़ा ज़रूरी तो ये है कि जो शुगर है, ब्लड प्रेशर, उसे कंट्रोल करके रखें। आप जब कंट्रोल का मतलब यह है कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे हमेशा रहना चाहिए दवाई के साथ, और आपकी जो शुगर है वो सुबह बगैर खाए पिए फास्टिंग जो है 120 से ऊपर ना हो, और शाम वाली शुगर जो है खाने से पहले, डिनर से पहले 160 से ऊपर ना हो। अगर ये फिगर्स आप याद रखें, कंट्रोल करके रखें, तो आपके दिल के बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर होने भी हैं तो आप ये सारा एहतियात करके, बीमारी को कंट्रोल करके उसे 10 से 15 साल तक लेट कर सकते हैं। यानी अगर आज आनी है वो बीमारी या अगले साल आनी है तो आपको 15 साल बाद में आएगी, अगर आपने ये सारी एहतियात की। उसमें से बड़ा ज़रूरी है कि आपका जो पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना आधा घंटा वर्जिश, घड़ी पे आप देख के वो टाइम आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा आप वॉक ज़रूर करें, और लगातार वॉक होनी चाहिए। और देन उसके बाद खाना आपका ऐसा होना चाहिए जो कि सेहतमंद खाना, और सेहतमंद खाना क्या है, सादा गुज़ा, दाल, रोटी, सब्ज़ी, सूखी रोटी, गोश्त का कम इस्तेमाल, तली चीज़ें आपकी कम इस्तेमाल होनी चाहिए। मीठा आपकी, क्योंकि ये शुगर है, मीठा आपके लिए जहर है। मीठा मीन्स चीनी, शक्कर, गुड़, बोतल, बेकरी, मिठाई, ये सारे आपके लिए जहर है। आप खाएंगे, आपकी शुगर कंट्रोल खराब होगा और आपकी बीमारी बड़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी। वो मैंने जो 10-15 साल जो कहा कि लेट आएगी, ये 10-15 साल पहले आ जाएगी और बड़ी शिद्दत के साथ आएगी। आपको फालिज हो सकता है, आपकी नज़र जा सकती है, आपको हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपकी टांगों की नालियां बंद होंगी, टांगे और पाँव कट सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपने बेहतियाती की तो, अगर आपने एहतियात की तो आप एक बहुत तकरीबन नॉर्मल लाइफ आप गुजार सकते हैं। सिगरेट नहीं पीना आपने, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करनी है, और रोज़ाना का जो काम काज अपने आप को मसरूफ़ रखना है। जहाँ आपको चलते हुए या जोर का काम करते हुए सीने में दबाव या प्रेशर आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी दिल की नालियों में ब्लॉकेज है और आपको एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता है। फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं, दिल वाले डॉक्टर के पास, देखें कि मुझे असेस करें कि मेरी बीमारी कितनी है, क्या मैं इस बीमारी के साथ, दवाइयों के साथ अपना काम काज कर सकता हूँ, रोज़ाना की जो मेरी नौकरी या रोज़गार है वो मैं चला सकता हूँ, नहीं चला सकता। डॉक्टर बताएगा यस, इन दवाइयों के साथ आप चलाते रहे। अगर इन दवाइयों के बावजूद आपको मसला हो तो मे भी हमें आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़े, आगे कुछ और करना। बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, मुनीर अहमद बात कर रहा हूँ खुशाब से। जी मुनीर साहब, क्या पूछेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले, तकरीबन साल डेढ़ पहले से ना, मेरे जब भी कोई हैवी खाना खा लें, मतलब मटन, कढ़ाई वगैरह, तो मेरे सीने के बिल्कुल दरमियान में दर्द शुरू होता है, चुभन सी होती थी, जैसे सुई चुभती है ना। जी जी बिल्कुल, इस तरह की चुभन होती थी, कुछ टाइम रहती थी। जरा ऊंचा बोले। वो कह रहे मटन कढ़ाई जब भी उन्होंने खाई तो उनको चुभन शुरू हो गई, फिर भी वो मटन कढ़ाई खाते रहे। अब आपकी उम्र कितनी है? अभी 2-3 माह से ये हो रहा है कि जब भी खाता हूँ ना, तो उस बिल्कुल हार्ट वाली जगह पे दर्द होती है। कितनी दफा खाते हैं मटन कढ़ाई एक हफ्ते में? कभी 2, कभी 3, कभी कम, कभी ज्यादा, इस तरह। और एक दफा में कितनी प्लेटें खा लेते हैं? एक या 1.5 या 2। ओह माय गॉड। ठीक है, अपनी उम्र बताएं। 35 उम्र है। वजन कितना है आपका? 80 वजन है। चलते कितना? ये कढ़ाई खा के फिर सो जाते हैं? हाँ जी, सो जाता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, आपको सारे आंसर्स के अभी सारे सवालों के आंसर्स मिले। तो जी 2 प्लेट मटन कढ़ाई हफ्ते में 3 से 4 दफा खा के सो जाना है। जी जी, नहीं देखें जी, अगर इन्होंने मटन कढ़ाई खानी है तो हफ्ते में 1 दिन रखें, जरा दूसरों को भी दे दे, बेचारों के पास नहीं है। आधा घंटा डेली चले, और अपना ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह ये ज़रूर चेक करवाएं। वज़न इनका जो है वो, हाँ, वो ज़रा ज़्यादा है। और खाना जो है, ये जितने भी हैं चटपटी चीज़ें और चिकनाई वाली चीज़ें, इसका इस्तेमाल कम करें।
एज इनकी 35 है, अगर ये भागते दौड़ते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये गोश्त की मिकदार इनकी ज़्यादा है, इसको ज़रा कम करना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंद आपकी जो खुराक रहे तो हफ्ते में 3 या 4 दिन से ज़्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए, और गोश्त भी जो है जिसमें चिकनाई और तली चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। वॉक का ज़्यादा होना चाहिए, बीच में सब्ज़ी सलाद का होना चाहिए। वो सब्जी सलाद और फ्रूट ये ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल की बीमारियों से, शुगर की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से बचाते हैं, इसलिए ये करना बहुत। और ये खाते ही जो है तरह थोड़ा सा चल लें तो वो चुभन नहीं होगी। जी अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं नैया से बात कर रही हूँ, मिसेज आफरीदी जी। तो मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है सर कि मेरे हस्बैंड को 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था। तो उनको पहले एक स्टेंट पड़ा, फिर 1 साल बाद फिर दोबारा उनको अटैक हुआ, तो फिर दोबारा उसी नाली में उसमें स्टेंट आगे बढ़ते लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई फॉलो अप नहीं लिया। अब तकरीबन 1.25 साल हो चुका है, तो कोई फॉलो अप नहीं किया, किसी डॉक्टर को चेकअप नहीं कराया। जो मेडिसिन उनको दी गई थी ऑलरेडी वही वो अभी तक यूज कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन डेली यूज करते हैं प्रॉपर, जैसे हाफ गोली उन्होंने डिस्प्रिन की खानी होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें फॉलो अप करना जरूरी है, और दूसरा ये कि वो डिस्प्रिन जो खा रहे हैं उसकी जगह कोई और लें जो उनको नुकसान ज्यादा ना कर सके। और नंबर 3 ये कि ठीक है आप कंटिन्यू करें। तो वो मुझे समझ नहीं आती कि क्या मेरा दिल चाहता है कि उनको फॉलो अप करना चाहिए कि पता नहीं उनको मेडिसिन फायदा कर रही है या नुकसान कर रही है, या मजीद चेंज होनी चाहिए, क्या मेडिसिन चेंज होनी चाहिए 1 साल के बाद। अच्छा। और दूसरा ये कि मेरा अपना जो ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसमें वो कभी कभी, हालांकि मैं ट्राइफोरिज टैबलेट है वो खा रही हूँ डेली, कभी कम होता तो मैं हाफ ले लेती हूँ अपनी मर्जी से, और अगर रेगुलर रहता है तो यानी ज्यादा मुझे फील होता है तो मैं पूरी टैबलेट लेती हूँ, डॉक्टर के अकॉर्डिंग है ये जी। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा शूट कर जाता है फिर वो मुझे 3 दिन के अंदर वापस करना पड़ता है, यानी कि वो फौरी नहीं होता। मैं कैपोटीन रख लेती हूँ जबान के नीचे, लेकिन हाफ रखती हूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया, तो उससे फौरी नीचे आता है, लेकिन विद इन 5 मिनट वो दोबारा वहीं पे पहुंच जाता है। फिर मुझे एक बार तो मैंने ऐसा किया, मैं इमरजेंसी में नहीं गई, मैंने दोबारा रख ली वही कैपोटीन हाफ, और फिर उसके बाद मुझे मतलब क्योंकि मुझे वॉमिटिंग भी फील हो रही थी, तो यानी कि मुझे घर में ऐसे जैसे पटाखे से बोल रहे हैं, तो वो फील होना शुरू हो गया। तो आप भी डॉक्टर के पास नहीं गई लास्ट? आप भी नहीं जाती डॉक्टर के पास? मैं भी, हम बहुत कम जाते हैं, हम फुल एनुअल हम अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं। आप कहाँ रहती हैं? मैं नैया में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रिटायर्ड कैप्टन है। और चलिए डॉक्टर साहब, अच्छा कुछ पूछेंगे, आंसर सुन लीजिए आप। ये दोनों डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये सेल्फ प्रोक्लेम। नहीं, आई थिंक इनका सवाल था कि कब कितना रेगुलर करवाना चाहिए। देखें, हर 3 महीने के बाद आपको जरूर चेकअप करवाना चाहिए। इनका सवाल था क्या क्या दवाइयां लेने से, और डिस्प्रिन चेंज करनी चाहिए हर साल के बाद, इनको मेडिकेशन चेंज करनी है कि नहीं, ये भी नहीं। उसमें ये होता है कि देखें, कई दफ़ा आपका टेस्ट खराब हो जाता है, कई दफ़ा ब्लड टेस्ट है, कई दफ़ा हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाता है, प्लेटलेट ड्रॉप कर जाते हैं, कई दफ़ा कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाता है, शुगर चली जाती है, गुर्दे के टेस्ट खराब हो जाते हैं, तो उनके हिसाब से आपने दवाइयाँ चेंज करनी होती हैं। अगर आपकी दवाइयाँ सूट कर रही हैं और किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रही तो फिर यही दवाइयाँ, लेकिन 3 महीने के टेस्ट जाने डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट करवाएं अपने। अभी ये हैं जिनको स्टेंट डले हुए हैं, इनको ECG, एको, साल में 1 दफ़ा ETT ये करवानी बहुत ज़रूरी होती है। और इसी तरह जो खातून हैं जो बता रही हैं, उनको ब्लड प्रेशर अपना कहते हैं कभी ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, ये उन पेशेंट्स में होता है जो बेकायदा होते हैं अपनी दवाई लेने में। वो खुद कह रही है मैं कभी लेती हूँ, कभी नहीं लेती, कभी आधी कभी पूरी। ये गड़बड़ है, उसमें से बहुत गड़बड़ होती है कि आपको कई दफ़ा स्ट्रोक, फॉलेज, नजर जाने का डर, हार्ट अटैक का डर, गुर्दे फेल होने का डर होता है। तो ये वो चीज़ें होती है। कई दफ़ा अगर इनका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल रहता है, 140-90 से नीचे रहता है, तो हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर को चेक, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जो आपको अलामत या कोई तकलीफ नहीं देता। आप चेक करवाते हैं, फिर पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर है, इसलिए चेक करवाना बहुत जरूरी है। प्लीज सेल्फ डिसीजन और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मुनीर बात कर रहा हूँ मैं कामरा से। जी बोलिए मुनीर साहब। जी सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और सरमेशा जनरल साहब को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और प्रोग्राम मैं अक्सर देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, माशाल्लाह काफी इससे गाइडलाइन मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। तो मेरी ये 2nd टाइम कॉल मिली है, मेरी सर से बात हुई थी लास्ट पीछे जो है जून में। जी जी। तो मैं भी 2018 से एक स्टंट डला हुआ है मेरा, और अभी मुझे पिछले तकरीबन 1 माह पहले ऐसा होता था कि मैं यूरिन के लिए वॉशरूम जाता था तो एक लहर सी मेरे लेफ्ट बाजू में उठती थी और नाक में आती थी। ठीक है।
मुझे थोड़ा महसूस होता था, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है जी। अब सिलसिला ये है कि अब मेरे जो पाँव है ना, ये तकरीबन पिछले 1 हफ्ता से ना सो जाते हैं, मतलब इनमें सुइयां चुभती हैं, सुन्न हो जाते हैं, और ये जो पिंडलियां इनमें दर्द नहीं है, लेकिन महसूस इस तरह होता है कि जैसे इनमें ना कुछ होता है। डायबिटिक है आप? शुगर है आपको? जी पहले तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो पहले भी नहीं है, बीपी का भी मसला नहीं है, और मेडिसिन तो नॉर्मल मैं खा रहा हूँ, रूटीन की जो भी हमें दी है। मैं RIC से ही मेरा जो है ना ऑपरेट हुआ था, वहीं से मैं जो है ना वो स्टंट डला है। ठीक है, वॉक कितनी करते हैं आप रोजाना? जी वॉक रूटीन की होती है, मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, जहाँ से मस्जिद का भी काफी डिस्टेंस है, और सुबह जब आते हैं तो मस्जिद से फिर मैं थोड़ा सा उम्र बता दे अपनी। मेरी तकरीबन 56 के लगभग है, तकरीबन 3-4 माह कम ही। ठीक है जी, आप आंसर सुन लीजिए। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। जी आई थिंक इनके सिम्टम जो है वो इतने वेग से सिम्टम्स हैं, कोई इशू नहीं है। जो पाँव वगैरह सुन्न होते हैं मस्कुलर, उसमें आई थिंक इन्हें अपने शुगर का ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। और जैसे मैं कहता हूँ कि हर 3 महीने के बाद आपकी शुगर और HbA1c ये चीज़ें चेक होनी चाहिए, वॉक अब भी जारी रखनी चाहिए। और इनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है, जो ये दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाइयाँ खाते रहें, और अपने जो RIC में जो रेगुलर ये जहाँ से इन्हें स्टंट डला था वहाँ पे रेगुलर दिखाते रहे, और वहीं पे जाके अपने टेस्ट करवा लिया करें, तो इन्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं शहबाज बोल रहा हूँ, लाहौर से, शहबाज अली लाहौर। जी पूछिए आप। और मेरे ना बाईपास हुए भी 9.5 महीने हुए हैं, पंजाब कार्डियोलॉजी से मेरा बाईपास हुआ है जी। और मेरी 35 साल एज है जी, और मुझे शुगर है, और मैं अपने मामला तो जिंदगी के बड़े अच्छी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फैमिली जो है ना, मुझे लाहौर में पाकिस्तान में कारोबारी हालात जो थोड़े से डाउन है, तो आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा हूँ, जैसे दुबई या सऊदीया। तो वहाँ जाके अब मुझे किन चीज़ों की एहतियात करनी पड़ेगी, तो ये जरा डॉक्टर साहब से मुझे पूछना था, क्योंकि हमारे जो पंजाब कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं वो अच्छे तरीके से बात सुन नहीं रहे। वो एक शहबाज अहमद साहब बैठते थे, वो सुनते थे, लेकिन अब जो दूसरे बैठे वो सुन नहीं रहे अच्छे तरीके से। तो ये जरा मुझे बता दें, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ और मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। देखें आपका बाईपास हो गया, चीज़ें ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह, साथ उन्होंने आपको दवाइयाँ लिख के दी होंगी, जिसमें एस्प्रिन डेफिनेटली होगी, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई होगी, 1-2 और दवाइयाँ उन्होंने साथ दी होंगी। वो आपने दवाइयाँ नहीं छोड़नी, वो दवाइयाँ आपने बाकायदगी से खानी है, और अपने जो टेस्ट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, हर 3 महीने के बाद वहाँ पे करवा लें, और अपने डॉक्टर से कोई रब्ता ज़रूर रखें। यहाँ पे मैं नॉर्मली जो मेरे मरीज़ होते हैं बाहर काम करते हैं और इलाज करवा के जाते हैं, मैं उन्हें अपना ईमेल दे देता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि जी इस ईमेल पे अगर कोई तकलीफ़, ये दवाइयाँ आप जारी रखें, कोई ईमेल में आपको तकलीफ़ हो तो मुझे ईमेल कर दें और अपने टेस्ट मुझे भेज दें, और उसमें मैं फिर उन्हें अगर कोई एडवाइस करना हो तो एडवाइस कर देता हूँ, या कहता हूँ कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है तो फिर डॉक्टर को दिखा लें, वरना कहता हूँ कि यही दवाइयाँ जारी रखें, उन टेस्टों को ठीक कर लें। तो आपका बाईपास हुआ हो तो इंशाल्लाह आप सारे काम वहाँ पर जाके कर सकते हैं, और लेकिन अपनी दवाई नहीं छोड़नी। और जो एहतियात आपको बताई, 35 साल में आपका बाईपास हुआ, इसका मतलब है कि आपकी बीमारी बहुत एग्रेसिव है, बड़ी यंग एज में आपको बीमारी हुई है, ये बीमारी आपकी चलती रहेगी, आपके बाईपास को भी बंद करेगी। और आपने खुराक पे एहतियात करनी है, खुराक में आपने सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल और गोश्त का कम इस्तेमाल होना है, चिकनाई का कम इस्तेमाल करना है, वज़न को कंट्रोल करके रखना है, और वॉक डेली आपने करनी है, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करनी है, और सिगरेट नहीं पीने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बाईपास खुले रहेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। जी अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं, कौन है हमारे साथ और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बिलाल खुशाब से। जी बिलाल साहब, क्या पूछेंगे आप? जी मेरे मामू को तबीयत खराब है, दिल का मसला, उनका वाल बंद हो गया था। जी तो अभी क्या है? आप उनका ऑपरेशन करवाया अस्पताल से। जी तो वो उनकी तबीयत खराब है हर वक्त, पसीना ज्यादा आता रहता है गर्मी में और ऐसे तबीयत खराब हो जाती है। उम्र कितनी है उनकी? उम्र 60। और ऑपरेशन कब कराया? ऑपरेशन तकरीबन 7-8 माह हुए हैं। और अभी डॉक्टर से इवैल्यूएट हो रहे हैं? जी हो रहे हैं। कब डॉक्टर को आखिरी दफा दिखाया था? आखिरी दफा कब दिखाया था आपने डॉक्टर को? बात से कब रहता है। क्या कह रहे हैं बता। अच्छा चलिए, दवाइयाँ वगैरह वो ले रहे हैं?
जी दवाई ले लेकिन सिगरेट ज्यादा पीते हैं। सिगरेट पीते हैं, चलिए आपने सारे सवालों का खुद ही जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया। अब आप ये देखिए ना, एक तरफ से आप चीज़ ठीक कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उससे मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे ठीक हो सकती है? कोई भी चीज़ का असर नहीं होगा। देखिए इस उम्र में भी उनका वो सारा कुछ हो गया, ऑपरेशन भी करा लिया, सिर्फ 7-8 माह पहले ऑपरेशन हुआ है, पूरी दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन सिगरेट बहुत पी रहे हैं। हाँ नहीं, आई थिंक सिगरेट ने फ़ौरन बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अगर सिगरेट नहीं बंद करेंगे तो यही जो बाईपास हुआ है अगले चंद महीनों में ये बाईपास या चंद सालों में ये बाईपास बंद हो जाएगा। और देखें आपने इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया और आपने सिगरेट नहीं बंद किया। नॉर्मली तो हमारा ये होता है कि हम जो कोशिश ये होती है कि जो सिगरेट ना छोड़ें उनका बाईपास ही ना किया जाए, फायदा ही नहीं है। उनको स्टेंट भी ना डाला जाए, सिगरेट नहीं छोड़ सकते। पहले उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए कि वो सिगरेट पहले बंद करें, और सिगरेट बंद करें तो इतना बड़ा ऑपरेशन करवाएं, अगर नहीं बंद करते तो ऑपरेशन ना करवाएं, फिर दवाइयाँ, क्योंकि उन्होंने दोबारा बाईपास बंद ही होने और इसी तरह स्टेंट भी दोबारा बंद ही होने। तो सिगरेट का छोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना स्टेंट और बाईपास चंद महीनों में बंद हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए ना, ये लोग जो है ये सिगरेट हो गया, हुक्का हो गया, डिफरेंट किस्म की मंशात होगी, ये कैसे समझते हैं कि साथ दवाई भी लेते रहेंगे और ये भी करते रहेंगे तो चीज़ ठीक हो जाएगी? मेरा ख्याल है एक जो चीज़ है ना, आप जो डॉक्टर साहब बयान है, जो चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हैं या सर्जन हैं, उस हिसाब से हैमरिंग करते मरीज़ को कि इसके नुकसानात क्या हैं। आप करवा तो रहे हैं, हो सकता है कि चंद महीनों के बाद, सालों के बाद दूसरा बाईपास करवाना पड़े, या दूसरे आप स्टेंट डलवाना पड़े। अगर स्टेंट आपकी जेब से जा रहे हैं और लाखों रुपया आपका खर्च हो रहा है, तो ये खर्चा आपने दोबारा करना, और वो खर्चा आपको और गरीब कर देगा, आपकी फैमिली के ऊपर बोझ होगा, घर का जो है बजट डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाएगी। एक जो चीज़ जिसके ऊपर आपका कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में होता है, वो परहेज़ होता है। वो परहेज़ आप करेंगे तो बहुत सारी मुसीबतों से बचे रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे, परेशानियों से बचे रहेंगे। आपने दवाइयाँ खानी है और परहेज़ करना और अपनी बीमारी को कंट्रोल करके। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी अगले कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद राशिद नाम है, अब्बाबाद से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए राशिद साहब। जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी। डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब की एंजियोप्लास्टी अटेम्प्टेड हुई थी 3 मरतबा ना, FIC से। जी 2 मरतबा जनरल साहब ने की थी, तीसरी मरतबा मैंने आपसे कही थी, लेकिन आपने यही कहा था कि ट्यूशन पे चलेंगे सारी जिंदगी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से लेके अभी तक 2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडिसिन पे ही हैं। तो अभी 2023 में आके ना वालिद साहब के वो ऐसे का मसला बन गया है, और उनको पेशाब में जो है ना, उनका छोटा पेशाब नहीं रुकता ना। उस विषय में हमने 2 मरतबा यूरोलॉजिस्ट को भी चेक कराया और यहाँ पे सर्जन से भी बात की, लेकिन वो कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के बगैर हम ऑपरेट नहीं कर सकते ना, पित्ते में पथरी है। तो वो मेडिसिन जब जाते हैं तो दाखिल करके मेडिसिन दे के तो वो वापस कर देते हैं। तो अभी वो मेंटली तौर पे भी डिसेबल है, यानी कि उनको अभी मेडिसिन में क्यूसल वगैरह दे रहे हैं, 7 साइट्रेप दे रहे हैं, और इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर की जितनी दवाइयाँ हैं वो साथ में लिखी थी, वो हम रखते हैं। तो हम बड़े परेशान है। वो भी स्टेज में आपको मशवरा देना है कि हम क्या करें उनकी बीमारी को, उनकी, क्योंकि पित्ते का दर्द अक्सर हो जाता है और पेशाब जो है ना, छोटा पेशाब वो यूरिन बीच में ही कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनका सवाल था कि जी के हाँ दिल की तकलीफ है, स्टेंट डले हुए हैं, पथरी है, उसका ऑपरेशन करवाना है, और जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो जवाब दे देते हैं कि डॉक्टर फिट करेंगे तो हम करेंगे। देखें, ये जब एक मरीज़ को ऐसी तकलीफ होती है और उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास आता है तो कार्डियोलॉजिस्ट कहता है यस, इस ऑपरेशन अगर वो तकलीफ दे रहा है तो फिर आप करें ऑपरेशन, और उसमें ये रिस्क है, और मरीज़ को भी बताते हैं कि इतना रिस्क है एनेस्थीसिया का और इतना रिस्क है सर्जरी का, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मरीज़ को उस तकलीफ में से भी निकालना है। तो इसलिए वो मरीज़ को वो रिस्क लेना चाहिए, और वो फिटनेस है वो कार्डियोलॉजिस्ट को देनी चाहिए। देखिए बेसिकली हम देखते हैं कि क्या मरीज़ को चलने से सीने में दर्द तो नहीं होता, हार्ट उसका इतना वीक तो नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम तो नहीं है, फेलियर में तो नहीं है, क्या शुरू में एनेस्थीसिया में सर्जरी में उसके हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा, हार्ट फेलियर तो नहीं हो जाएगा। तो उसी हिसाब से कार्डियोलॉजिस्ट फिटनेस देता है। लेकिन एक बीमारी है जो आपको तंग करिए, उसके अलावा ऑपरेशन के अलावा चारा नहीं है, तो फिर ऑपरेशन करना चाहिए, और मरीज़ को भी वो रिस्क लेना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट को वो फिटनेस देनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल, तो आप बेसिकली रिस्क पहले ले लें थोड़ा सा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको बॉदर कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये रिटायरमेंट का जो आपने बात की थी ना, उसी पे वापस आते हैं। आप बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं अमीर से अमीर इंसान भी वॉलमार्ट के ऊपर काम ज़रूर कर रहा होता है, जो भी उसे काम मिले, जस्ट टू कीप देमसेल्व्स बिजी एंड एक्टिव। और आपने ये बताया कि यहाँ पे तो जैसी बीमारी थोड़ी सी भी पड़ती है वो बिस्तर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर, हमारी जेरियाट्रिक्स के ऊपर, स्पेशली जो हमारी बड़ी बुजुर्ग पॉपुलेशन है जिनको जो अपने नहीं मूव करते, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर दीजिए आज। देखिए ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है, बड़ा आम सवाल है, बहुत सारे लोगों में होता है। हम खुद
जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, ख्वातीन होते हैं या मर्द होते हैं, उन्हें खुद मरीज बना देते हैं। ओहो आपकी उम्र ज़्यादा, आपको ये काम ना करें, आप किचन में काम ना करें, उठा के ना करें, बस आपके काम करने वाली उम्र गुजर गई, आप बैठे, आप बैठा के उन्हें मरीज बना देते हैं। हर वो खातून और हर वो मर्द जो काम करता रहता है वो फिट रहता है, अपने हाथ से काम करे। देखिए आप बाहर जाएं, यूरोप में जाएं, 80-90 साल का बंदा खुद जाके अपनी शॉपिंग, अपना सब्जी लेके आता है, अपने सारे काम खुद करता है, बिल अपने जाके खुद दे के आता है। उसका कोई बच्चा नहीं है जो जाके उसके घर, उसका नौकर नहीं है कोई जाके जो उसका बिल अदा करेगा। उसने पैदल, उसने बस पे भी बैठना है, बस पे उतरना भी है, फिर जाके जमा करवा के बैंक उसने वापस भी आना है, लेकिन वो सारे काम खुद कर चलता रहता है, उसके जोड़ हिलते रहते हैं। यहाँ पे हम बुजुर्गों, अभी 50 साल का नहीं होता तो हम बैठा देते हैं, 60 साल का नहीं होता बैठा देते हैं और उन्हें मरीज बना देते हैं। उनके जोड़ जुड़ जाते हैं, ना उनके घुटने हिलते हैं, ना उनके टखने हिलते हैं, ना उनकी कमर हिलती है, और वो चलने के काबिल नहीं, ना सीढ़ी चढ़ सकते हैं, ना बाथरूम में नहा सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने बुजुर्गों को मसरूफ़ रखें। और एक जो खातून है जो सारी उम्र काम करती रही है, आप उसे जब किचन से निकाल के बैठा देते हैं तो वो एक तो आपको तंग भी करेगी जब वो काम नहीं कर रही होगी, और दूसरा वो कीड़े भी निकालेगी आपके काम में से, उसे खुद काम करने दे और वो खुद अपना काम करके अपने आप को मसरूफ़ रखे, ताकि उसका ज़हन मसरूफ़ रहे, उसका जिस्म मसरूफ़ रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, हमारे साथ थे। आइडल माइंड इविल्स वर्कशॉप, इसलिए फारिग नहीं रहना, फुर्सत में नहीं रहना, हमेशा काम करते रहना है। जोड़ों को भी और दिमाग को भी हमेशा आप हरकत में रखेंगे तो आपका दिल भी खुश रहेगा और आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सेहत सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।